छत पर कोई है। ये खौफनाक कहानी है बेगमपुरा की। बेगमपुरा छोटा सा गांव था। गांव में सरकारी बैंक की एक ब्रांच थी। सुधीर पत्नी दिव्या और 7 साल की बेटी मायरा के साथ शहर से बेगमपुरा शिफ्ट हुआ था। सुधीर बैंक मैनेजर था। उसकी पोस्टिंग बेगमपुरा में हुई थी। बैंक ने सुधीर को एक मकान दिया जो काफी सुनसान इलाके में आता था। पूरा मकान देखने के बाद सुधीर, दिव्या और मायरा छत पर आए। कितनी खुली हवा है ना? हाँ, और छत काफी बड़ी भी है। यहाँ तुम सारे कपड़े आराम से सुखा सकती हो। और मैं यहाँ खेल भी सकती हूँ। मायरा की बात सुनकर सुधीर और दिव्या हंसने लगे। दूसरे दिन सुधीर बैंक निकल गया और दिव्या घर के कामों में व्यस्त हो गई। मायरा टीवी देखकर बोर हो गई। वो ऊपर छत पर आई और अकेली बैठकर गुड्डा गुड्डी का खेल खेलने लगी। मायरा के पास काफी खिलौने थे, जिसमें गुड्डा गुड्डी से लेकर छोटा सा गैस, चम्मच, बेलन सब कुछ था। गुड्डा गुड्डी की शादी तो हो गई। अब गुड्डी गुड्डी के लिए खाना बनाएगी। गुड्डा पापा की तरह ऑफिस जाएगा और गुड्डी मम्मी की तरह किचन संभालेगी। ये तभी दिव्या ने मायरा को आवाज लगाई। मायरा, कहाँ हो? मायरा, खाना तैयार है, जल्दी आओ। मायरा, मेरी गुड्डी का भी खाना तैयार है। गुड्डा गुड्डी तुम बाद में खाना, पहले मैं खा कर आती हूँ, ओके? ऐसा कहकर मायरा छत से नीचे निकल गई। इधर सुधीर ऑफिस में बैठकर अपना काम संभाल रहा था। नारायण। जी साहब। पहले मैनेजर की जो भी फाइल्स पेंडिंग है वो सब टेबल पर ले आओ। जी साहब, अभी लाया। साहब, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो। आप बैंक के दिए हुए मकान में ही रहते हो ना? हाँ, लेकिन क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, फाइल्स लेकर आता हूँ। इधर खाना खाते ही मायरा छत पर आई। अचानक वो जोर से चीख पड़ी, मम्मी! मम्मी! मायरा की चीख सुनकर दिव्या की धड़कन रुक गई। वो भागते हुए ऊपर आई। क्या हुआ मायरा? तुम ठीक हो? क्या हुआ बेटा? मम्मी, नीचे देखो। दिव्या ने नीचे देखा तो वो भी हिल गई। मायरा का बसाया हुआ गुड्डा गुड्डी का घर किसी ने तहस नहस कर दिया था। कोई आया था छत पर? पता नहीं, मैं तो नीचे गई थी। तभी अचानक पीली पीली आंखों वाली एक काली बिल्ली छत की दीवार से मायरा और दिव्या को घूर रही थी। मायरा घबरा गई। मम्मी, कैट! ओह, तो ये महारानी आई थी तुम्हारा खेल खराब करने। चल चल चल। बिल्ली भाग गई और दिव्या मायरा को लेकर नीचे आ गई। सर, फाइल्स। नारायण, एक बात बताओ, यहाँ पहले जो मैनेजर था, क्या नाम था उसका? रस्तोगी। हाँ, रस्तोगी। अच्छा, उसकी मौत कैसे हुई थी? सुधीर का सवाल सुनकर नारायण डर गया। अरे बताओ भाई, रस्तोगी के बाद आए हुए सारे मैनेजर से 4 दिन में यहाँ से तबादला क्यों करवा लेते हैं? फिर भी नारायण चुपचाप खड़ा रहा। ठीक है, बताना नहीं तो मत बताओ। शाम को मेरे साथ घर चलो, घर जरा ढंग से लगाना है। चलोगे ना? अरे जवाब तो दो। शाम हो गई थी। मायरा कार्टून देख रही थी। दिव्या आंगन में तुलसी के सामने दिया जला रही थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। ओहो! अचानक छत से तुलसी पर किसी का काला साया पड़ा और तुलसी मनहूस दिखने लगी। ये क्या? छत पर कोई है शायद। दिव्या ने पीछे मुड़कर छत की तरफ देखा तो एक साया भागता हुआ नजर आया। कौन है? कौन है छत पर? मायरा! मायरा! मम्मी, मैं कार्टून देख रही हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मायरा तो हॉल में है, तो फिर जरूर छत पर कोई है। दिव्या सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई तो छत पर कोई नहीं था, लेकिन झूला झूल रहा था जिसकी मनहूस किरकिरी आवाज इरिटेट कर रही थी और
टिपॉय पर कोई जलती हुई सिगरेट छोड़ गया था। सिगरेट? सुधीर तो लौटा भी नहीं, फिर ये सिगरेट किसकी है? तभी अचानक नीचे किचन में जोरदार आवाज हुई और फिर मायरा की चीख, मम्मी! दिव्या भागती हुई नीचे आई। किचन में दूध का बर्तन फर्श पर गिरा पड़ा था। सारा दूध फैल गया था। तभी सुधीर भी नारायण के साथ वहां आ पहुंचा। क्या हुआ? दूध गिर गया? शायद बिल्ली का काम होगा। दिव्या ने बर्तन उठाया तो बर्तन के मुंह पर खून लगा हुआ था। ये देखकर दिव्या कांपती हुई बोली, नहीं सुधीर, ये बिल्ली का नहीं, किसी और का काम है। दोपहर को मायरा का खेल किसी ने तहस नहस कर दिया। मुझे लगा बिल्ली है, लेकिन नहीं। दिया बुझना, वो काला साया, वो जलती हुई सिगरेट और अब ये खून। मैं महसूस कर रही हूँ सुधीर, छत पर कोई है। लेकिन कौन? तो मेरी बात मानो, कोई काला साया। कम ऑन दिव्या, स्टॉप इट। तभी शांत खड़ा नारायण कांपते हुए बोला, मैडम ठीक कह रही है साहब। आप जानना चाहते थे ना रस्तोगी कैसे मरा? आपके मकान के इसी छत से गिरकर मरा। उसी का साया है छत पर। उसी की वजह से आज तक कोई भी मैनेजर यहाँ टिक नहीं पाया। हमें मुंह खोलना अलाउड नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, निकल जाओ साहब। क्या नारायण, अब तुम भी शुरू हो गए? अच्छा तो बताओ, रस्तोगी छत से नीचे कैसे गिरा? पक्का बेवड़ा था साहब। बीबी छोड़कर चली गई थी। अकेला मकान में रहता और बीबी की याद में छत पर घंटों पिया करता। अचानक बैलेंस बिगड़ा और गिरकर मर गया साहब। बंद करो बकवास। अब तुम घर जाओ, मैं सामान लूंगा। दिव्या, तुम फटाफट ये साफ करो, खाने की तैयारी करो। रात के 12 बजे थे। दिव्या, मायरा सब सो रहे थे कि अचानक छत थरथराने लगी और तीनों की नींद टूट गई। मैंने कहा था ना, छत पर जरूर कोई है। मैंने कहा था। डोंट वरी, चलो चलकर देखते हैं। मायरा, तुम यही रहो। ऐसा कहकर सुधीर दिव्या के साथ छत पर आया और नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। झूले पर रस्तोगी का खौफनाक भूत बैठा था जो झूला झूल रहा था। झूले की मनहूस आवाज शांति भंग कर रही थी। अचानक झूला रुक गया। तुम लोग अभी यही हो? निकल जाओ मेरे घर से। रस्तोगी, क्यों सबको परेशान कर रहे हो? मैं बात नहीं दोहराता। कल सुबह तक का टाइम है, निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी बच्ची कल मेरे साथ झूला झूल रही होगी। सुधीर चलो यहाँ से, चलो प्लीज चलो। हताश सुधीर दिव्या के साथ नीचे चला आया। रात भर दोनों मिलकर पैकिंग करते रहे और सुबह होते ही मायरा के साथ मकान छोड़कर शहर निकल गए। श्रापित भूतनी। एक घना जंगल था। जंगल में रुदाली नाम की एक भूतनी कांटों के पेड़ से लटक रही थी और उसके सर में पेड़ का बड़ा सा कांटा अटका था। कांटे की चुभन से भूतनी दिन रात चीखती, चिल्लाती, रोती रहती और मुक्ति की याचना करती। कांटे में अटकी है जान, मुझे मुक्त कर ए इंसान। नहीं, तू मुझे मार देगी। नहीं मारूंगी। आदमी मदद करने के लिए करीब जाता है तो रुदाली उसे उठा लेती और खा जाती। जो मदद नहीं करता और भाग जाता, उसे भी वो लंबे हाथों से अपनी ओर खींच लेती और खा जाती। फिर दिन रात रोती रहती। उस जंगल में एक दिन विक्रम नाम का फॉरेस्ट ऑफिसर सैर करने निकलता है। ये रो कौन रहा है? रुदाली नाम की भूतनी है साहब, ध्यान मत दीजिए। उसकी आवाज में दर्द है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। विक्रम रुदाली के पास पहुंचता है। कांटे में अटकी है जान, मुझे मुक्त कर ए इंसान। इसकी मदद करो। लेकिन कोई भी सहकारी आगे नहीं बढ़ता तो विक्रम खुद पेड़ के पास जाकर रुदाली के सिर का कांटा निकालता है। रुदाली की चीख आसमान में गूंजती है और रुदाली अत्यंत सुंदर कन्या में परिवर्तित हो जाती है। सौंदर्य देखकर विक्रम मोहित हो जाता है। मुझसे विवाह करोगी? आपने मुझे मुक्त किया है, मैं आपकी ही हूँ। बस मेरी 2 शर्तें हैं।
रात में भूतनी और दिन में सौंदर्यवती बनकर जीऊंगी और पहले 4 बच्चों को जन्म देते ही खा जाऊंगी। कबूल है? विक्रम रुदाली के सौंदर्य में खोकर शर्तें मान लेता है और रुदाली से विवाह कर लेता है। दिन में रुदाली सौंदर्यवती बनकर जीती तो रात में भयंकर भूतनी बन जाती। एक दिन विक्रम के माता पिता उससे मिलने आते हैं। क्या बहू पाई है मैंने? स्वर्ग की अप्सरा है कोई। अब तो भाई हम बहू से सेवा सम्मान पाकर ही घर लौटेंगे। दिन भर रुदाली सास ससुर की सेवा तो करती, पर जब रात होती है, बहू जरा मेरे पैर तो दबा। रुदाली आती है और सास का गला दबा देती है। छोड़ छोड़ मुझे डायन, छोड़। छोड़ बहू, छोड़ उसे। विक्रम आता है। छोड़ो रुदाली, माँ है वो मेरी। रुदाली सास को छोड़ देती है। धोखेबाज, बहू की जगह डायन ले आया। अब या तो इस घर में हम रहेंगे या वो डायन। पापा मैं मजबूर हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो आज से तू हमारे लिए मर गई। विक्रम के माता पिता गुस्सा होकर निकल जाते हैं। ये क्या किया तूने? भूत हूँ तो और कर भी क्या सकती हूँ। एक दिन अचानक रुदाली उल्टियाँ करने लगी। रुदाली तुम ठीक तो हो? तू बाप बनने वाला है विक्रम। बाप बनने की खुशी में विक्रम रुदाली की दूसरी शर्त भूल जाता है और दिन रात रुदाली का ख्याल रखने लगता है। 9 महीने बीत जाते हैं और वो घड़ी आ जाती है। मुबारक हो, विक्रम बाबू लड़का हुआ है। विक्रम भागता हुआ कमरे में आता है तो देखता है रुदाली बच्चे को खा रही है। जरा इंतजार नहीं कर सकते थे? हाँ? विक्रम गुस्सा हो जाता है। तू भी जरा इंतजार नहीं कर सकती थी? एक बाप को अपने बेटे से मिलने तो देती। तू माँ है या डायन? विक्रम रोने लगता है। मैं डायन ही हूँ विक्रम। ये एक बच्चा था, अभी 3 और बाकी है। अब विक्रम को पछतावा होने लगता है। दर्द बांटने वो अपने पंडित दोस्त के पास आता है। मैं क्या करूं पंडित, गलती मेरी है। मैं मोह में आकर उसकी सारी शर्तें मान बैठा। माँ, बाप, दोस्त और अपना खुद का बच्चा, सबको खो बैठा। रुदाली को छोड़ दे। यही तो दिक्कत है, मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। तू चिंता मत कर, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। फिर एक बार वो घड़ी आ जाती है जिससे विक्रम और टूट जाता है। लड़की हुई है, लड़की। लेकिन इस बार विक्रम कमरे में नहीं जाता। थोड़ी देर बाद रुदाली बाहर आती है। बेटी बहुत प्यारी थी। तू के जले पर नमक छिड़कने आई है? नहीं, मैं ये बताने आई हूँ कि अब सिर्फ 2 बच्चे बचे हैं। हंसते हुए रुदाली चली जाती है। विक्रम पछतावे की आग में और जलने लगता है। शराब पीता है, कभी कभी तो घर ही नहीं आता, ऑफिस में ही सो जाता है। इधर रुदाली फिर एक लड़के को जन्म देती है और उसे खा जाती है। 1 साल बाद फिर एक लड़की को जन्म देती है और उसे भी खा जाती है। इस प्रकार रुदाली 2 लड़के और 2 लड़कियों को खा जाती है। एक रात विक्रम घर लौटता है तो देखता है घर फूलों से सजाया था, दिए जल रहे थे, माहौल प्रसन्न था। रुदाली आती है, उसे देखकर विक्रम चौंक जाता है। रुदाली अभी तो रात है, फिर भी तुम अभी तक भूत नहीं बनी हो। यह सजावट, क्या बात है रुदाली? मैं आज श्राप से मुक्त हो गई विक्रम। अब मैं भूत नहीं रही, आज मेरा नया जन्म हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। ये 400 साल पहले की बात है। मैं एक राजकुमारी थी, शिकार करने जंगल गई थी। तब मैंने एक शेरनी मादी देखी जिसने 4 बच्चों को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उन्हें खा गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस शेरनी को बाट से घायल कर दिया तो शेरनी ने मुझे श्राप दिया। तूने प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ की है। कन्या, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू एक भयंकर भूतनी बन जाएगी
और कांटे के पेड़ से लटक कर तड़पती रहेगी। मैं डर गई। मैंने क्षमा याचना की। शेरनी को दया आ गई। अनजाने में ही सही, पर भूल तो हुई है तुमसे। मैं श्राप वापस नहीं ले सकती, पर एक उपाय है। किसी ने तुम्हें मुक्त कर दिया और तुमसे शादी की तो तुम्हें तुम्हारे ही जने पहले 4 बच्चे निगलने होंगे। तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हारा नया जन्म होगा। फिर क्या हुआ? फिर मैं 400 साल पेड़ के कांटे से लटक कर तड़पती रही। तुमने मुझे मुक्त कर दिया और अगले ही जने 4 बच्चे खाकर मैं श्राप से मुक्त हो गई। अब हमारी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं हम विक्रम। विक्रम ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है और रुदाली को गले लगा लेता है।